हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड राजस्थान जीके की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और आप सभी लोग ये भी जानते होंगे कि हमारा जो है कई सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि हम केमिस्ट्री के अंदर बात करें तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं आपका। फिर उसके बाद में हमने एस ब्लॉक कंप्लीट कर लिया है, पीरियोडिक टेबल वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। पी ब्लॉक के अंदर हम जो है 13 नंबर के वर्ग के अंदर चल रहे हैं। फिजिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो एस एच एम जो दोलन टॉपिक दे रखा है वहाँ तक के हमने 6 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोगों को हम फ्री में कंटेंट सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि जो स्टूडेंट बिल्कुल भी पेमेंट पे नहीं कर सकते हैं और बिल्कुल मतलब गांव के परिवेश में रहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए तो आपसे बस इतनी ही गुजारिश है कि आप वीडियो को देखें, नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स बनाएंगे वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपकी इच्छा है, आप कोर्स वगैरह लेते हैं या नहीं लेते, वो आपकी इच्छा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई स्टूडेंट इतना कंटेंट फ्री में दे दिया, उसके बावजूद भी मैंने जैसा कि कहा है कि मैं पूरा कोर्स कंप्लीट फ्री में करवाऊंगा, फिर भी बार बार पूछते रहते हैं सर उस कोचिंग का नोट्स ले लूँ, सर उस कोचिंग के कोर्स ले लूँ, सर उस कोचिंग का ये ले लूँ। तो भाई वो फिर आपकी इच्छा है, आपको जहाँ से जो करना है करिए। प्लीज़ हमें उस बारे में मत पूछिए क्योंकि हम किसी कोचिंग को रिकमेंड नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए। अब हम कल पढ़ चुके थे कि जो हमारा बोरोन है उसके रासायनिक गुणों के अंदर जैसे ज्वलनशीलता कितनी है उसकी, अपचायक गुण उसके, हैलोजन के साथ में उसकी अभिक्रिया, अम्लों के साथ में उसकी अभिक्रिया। अब आज हम बात करने वाले हैं सारों के साथ में अभिक्रिया। उससे पहले मैंने आपको कल 2 चीज़ें बताई थी। एक इम्पॉर्टेंट था उसमें सबसे ज़्यादा वो कि बोरोन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक अक्रिस्टलीय रूप होता है, एक क्रिस्टलीय रूप होता है। और अम्लों के साथ जब अभिक्रिया वाला मैंने पढ़ाया था टॉपिक, तो उसमें मैंने बताया था कि क्रिस्टलीय जो बोरोन होता है वो अम्लों के साथ में अभिक्रिया करता ही नहीं है, और जो अक्रिस्टलीय होता है वो भी HCl के साथ में क्रिया नहीं करता है, बाकी अम्लों के साथ करता है। ठीक है, चलिए अब आप टॉपिक डालेंगे 5th सारो यानी बेस के साथ में। ठीक है, सारों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, चलिए। तो सारों के साथ में अभिक्रिया की हम बात करते हैं तो सार के साथ में अभिक्रिया, इसके अंदर जो भी आपका सार है उस सार को, चाहे आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे मैं अभी एग्जांपल लेकर के समझा देता हूं, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपने सार लिया, उसमें जैसे ही बोरोन को डाला जाएगा तो बोरोन घुल जाता है, और घुलने के बाद में यह जो है क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। ठीक है, तो देखिए 2B प्लस 6KOH, this gives to you 2K3BO3 प्लस 3H2, और ये गैस होगी इसलिए ये उड़ जाएगी। तो सार के साथ में अभिक्रिया में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ठीक है, चलिए 6th नंबर पर आ जाता है इसकी धातुओं के साथ में अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है, चलिए धातुओं के साथ में अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली दोस्तों सबसे पहले ये याद रखना है कि बोरोन जो है वो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो इन 3 को छोड़ करके बोरोन धातु जो है किसी भी धातु के साथ में अभिक्रिया करता है, चाहे वो मैग्नीशियम हो, बेरिलियम हो, कैल्शियम हो, तो इनके साथ अभिक्रिया करके बोराइड बना देता है। क्या बनाता है, बोराइड बना देता है। और जो बोराइड है वो एक कठोर पदार्थ होता है, और ये जो बोराइड है, ये बोराइड फिर क्या करता है, किसी भी अम्ल के साथ में, चाहे आपका हाइड्रोजन क्लोराइड ले लो, और उसके साथ अभिक्रिया करवा के आपको जो है बोरोन हाइड्राइड दे देता है, और वो एक प्रबल अपचायक होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप नोट कर लेंगे कि धातुओं के साथ अभिक्रिया, तो आप लिखेंगे विद्युत भट्टी में
उच्च ताप पर बोरोन, उच्च ताप पर बोरोन धातुओं। ठीक है, अब धातु कौन कौन से छोड़ने हैं, तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, Au, इनको छोड़कर अब धातुओं से अभिक्रिया कर उनके बोराइड बनाता है। ये बोराइड अत्यधिक कठोर पदार्थ होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैग्नीशियम के साथ अगर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं तो मैग्नीशियम की अभिक्रिया जैसे ही बोरोन के साथ होगी तो ये बोरोन के साथ अभिक्रिया करते ही क्या बना देगा, Mg3b2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैग्नीशियम बोराइड। ऐसे ही अगर हम लेते हैं बेरिलियम के साथ में बोरोन की अभिक्रिया तो ये हो जाएगा 3Be+2b गिव्स टू यू Be3b2। समझ में आ गई बात, यानी बेरिलियम बोराइड। अब ये जो बोराइड बने हैं ये क्या है हमारे पास में, बोराइड। इन बोराइड की अभिक्रिया जब आप अम्ल के साथ करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है बोरोन हाइड्राइड। ठीक है, क्या मिलता है, बोरोन हाइड्राइड। क्या मिलता है, बोरोन हाइड्राइड। और ये जो बोरोन हाइड्राइड है ये क्या होता है, तो ये एक प्रबल अपचायक, क्या है, प्रबल अपचायक है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम यहाँ लिख देते हैं जैसे मैग्नीशियम 3b2। ठीक है, मैग्नीशियम बोराइड, इसकी अभिक्रिया जैसे ही HCl के साथ में होगी तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको देगा 3MgCl2 प्लस B2H6। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बेरिलियम बोराइड की बात करते हैं तो इसके साथ में अभिक्रिया करने पर क्या मिलेगा, इसके साथ में अभिक्रिया करने पर मिल जाएगा हमें क्या, बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, BeCl2 और साथ में क्या मिलेगा, B2H6। समझ में आ गई बात। तो धातुओं के साथ में अभिक्रिया होगी उस समय केवल आपको एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि ये जो आपका बोरोन है ये कौन कौन से धातुओं के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। क्योंकि कई बार ऐसा होगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, सपोज करिए निम्नलिखित में से कौन से धातु के साथ में बोरोन अभिक्रिया करेगा, और वहाँ कॉपर, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और बोरोन बेरिलियम ऑप्शन में दे दिया, तो बताइए किसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो चौथा बेरिलियम के साथ। तो ऐसा एक छोटा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्योंकि जिसको ये नहीं पता होगा कि बोरोन कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के साथ अभिक्रिया करता है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि जब बोरोन किसी भी धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो बोराइड बनाएगा। ये जो बोराइड होगा ये क्या होगा, तो M2 या M3 जो भी धातु है उसका थर्ड आ जाता है भाई, Mg3 है, Be3 है, ऐसे ही तो आपका आ जाएगा M3b2, B2 है यानी बोराइड। और ये बोराइड जब आगे जा कर के अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो आपको मिलता है हाइड्राइड। अब हाइड्राइड का मतलब है उसके अंदर हाइड्रोजन्स होंगे, सीधी सी बात है। तो B2H6 जो है वो एक हाइड्राइड है, किसका, बोरोन का एक हाइड्राइड है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो नेक्स्ट हमारे आ जाता है
अब ये तो थी बोरॉन की अभिक्रियाओं के बारे में, बोरॉन के भौतिक गुणों के बारे में, और बोरॉन के कुछ जो एलिमेंट थे जैसे कि पोटेशियम टेट्राफ्लोरोबोरेट है, फिर आपका बोरेक्स है, फिर इससे जो है हमें कैसे बोरिक अम्ल वगैरह मिलते हैं, बोरिक एनहाइड्राइड कैसे प्राप्त होता है, ये सब चीज़ें हमने सीख ली, इसके रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके एक सबसे इम्पॉर्टेंट यौगिक बोरेक्स के बारे में। तो आप टॉपिक डालेंगे अब बोरेक्स। ठीक है, इस बोरेक्स के बारे में पूरी डिटेल में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है। तो बोरेक्स का फॉर्मूला या तो आपको इस फॉर्म में मिलेगा Na2B4O5OH4.8H2O, या फिर आपको मिलेगा Na2B4O7.10H2O। समझ में आ गई बात। इसी बोरेक्स को हम क्या कहते हैं, तो बोरेक्स को सुहागा, क्या, सुहागा भी कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ भी याद रखेंगे कि बोरेक्स को हम सुहागा भी कहते हैं। साथ ही साथ इसका रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो बोरेक्स का रासायनिक नाम होता है सोडियम टेट्रा बोरेट। क्या नाम है, सोडियम टेट्राबोरेट। समझ में आ गई बात। इसी को सोडियम टेट्राबोरेट तो कहते ही हैं, साथ में इसको हम ये भी कह सकते हैं, क्या, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको हम कह सकते हैं, या तो आप इसे कहिए सोडियम बाई बोरेट। ठीक है, या तो सोडियम बाई बोरेट कहिए, या फिर बाई बोरेट नहीं कहना है तो आप इसे सोडियम पायरोबोरेट भी कहते हैं। ठीक है, तो बाई बोरेट की जगह आप पायरोबोरेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, क्या, पायरोबोरेट। ठीक है, तो बोरेक्स को हम बेसिकली सुहागा भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, तो Na2B4O7.10H2O। इसी को अगर आप कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो Na2B4O5OH4.8H2O। ठीक है, इसे सोडियम टेट्राबोरेट कहते हैं, इसे सोडियम बाईबोरेट कहते हैं, इसे सोडियम पायरोबोरेट भी कहते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो बोरेक्स को बनाने की जो विधि है उसके बारे में। ठीक है, तो बोरेक्स बनाने की विधि, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बनाने की विधि, बनाने की विधि। ठीक है, क्या बनाने की, बोरेक्स बनाने की विधि। अब बोरेक्स बनाने की विधि के अंदर बोरेक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें कोलमेनाइट, क्या, कोलमेनाइट यानी कि कैल्शियम 2B6O11, इसे कहते हैं हम कोलमेनाइट। इस कोलमेनाइट को जब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ में मिलाते हैं और फिर सांद्र विलयन के साथ इसको उबाला जाता है, तब ये हमें प्राप्त हो जाता है, क्या, बोरेक्स। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट अब इक्वेशन से ही लिखवा देता हूँ। Ca2 यानी कैल्शियम 2B6O11, जब इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं किसके साथ में, सोडियम कार्बोनेट के साथ में, तो हमें मिलता क्या है, तो हमें मिलता है Na2B4O7, ठीक है, प्लस 2NaBO2 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए, तो आपको याद रखना है एक तो ये कि ये जो हमारा फॉर्मूला हमने लिखा है Ca2B6O11, इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं कोलमेनाइट। क्या कहते हैं, कोलमेनाइट।
समझ में आ गई बात? क्लियर है? कोलमेनाइट किसे कहते हैं? Ca2B6O11। अब जब कोलमेनाइट को सोडियम कार्बोनेट के साथ में मिला करके उबाला जाता है तो हमें मिलता क्या है? Na2B4O7 जो कि है बोरेक्स। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये हमारा हो गया बोरेक्स। ये याद रखेंगे कि बोरेक्स कैसे मिला। ठीक है, साथ में क्या मिलेगा? सोडियम बोरोन ऑक्साइड। ठीक है, यानी कि NaBO2। फिर हमारा मिल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं बोरेक्स के गुणों के बारे में। तो आप लिखेंगे गुण। किसके बारे में? बोरेक्स के गुण के बारे में बात करते हैं। तो बोरेक्स के गुण के बारे में अगर बात की जाए तो ये सफ़ेद कलर का होता है, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, और साथ ही साथ ये जल में विलय भी है। और इसका जलीय विलयन जो है, या इसका जब हम जल के साथ मिला दिया जाता है तो हमें एक सार मिलता है, तो वो आप लिख लेंगे Na2B4O7। जैसे ही आपने इसके अंदर H2O को मिलाया तो ये हमें दे देता है क्या? तो ये हमें देता है एक तो बोरिक अम्ल यानी H3BO3 प्लस क्या देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आप एक बात याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए बोरेक्स का जलीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई नहीं, तो आप याद रखिएगा कि बोरेक्स जो है जैसे ही जल के साथ अभिक्रिया करता है, एक देता है बोरिक अम्ल और एक देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम इसके विलयन को क्षारीय मानते हैं, क्योंकि NaOH जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ज़्यादा प्राप्त होता है, तो हम क्या कहेंगे? क्षारीय विलयन होता है। ठीक है, चलिए एक होता है दोस्तों आपके बोरेक्स का मन का टेस्ट, वो आप लिखेंगे बोरेक्स मन का परीक्षण। ठीक है, चलिए तो बोरेक्स का जो आपके मन का परीक्षण है उसके बारे में बात करते हैं। ये बेसिकली क्या है कि जैसे ही आपके पास बोरेक्स है, अब उस बोरेक्स को जब आप गर्म करोगे तो उसके पास में जो .10H2O थे बोरेक्स के पास, वो जल के अणु जो है क्या कर देगा दोस्तों? त्याग देगा। गर्म करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो तो उड़ जाएंगे भास्प बन के, और वो जैसे ही उड़ते हैं तो जो बोरेक्स होता है वो फूल जाता है। ठीक है, और जैसे ही ये फूलता है और फिर ये इससे जब आप गर्म कर देते हैं और तो ये पारदर्शी द्रव के अंदर परिवर्तित होकर के कांच के समान एकदम ठोस जैसा हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कांच जैसा बन जाता है। और जब ये कांच जैसा बन जाता है तो उसे हम कहते हैं बोरेक्स मन का। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब ये जो आपके पास में बोरेक्स मन का बन चुका है, ये मन का जो भी आपके संक्रमण तत्व है उनके साथ में मेटाबोरेट बना देता है। ठीक है, और जो मेटाबोरेट बनते हैं उनके अलग अलग विशिष्ट रंग होते हैं, और इन्हीं रंगों के आधार पर हमें पता चलता है कि कौन सा संक्रमण तत्व हमने यूज करा था। तो यही है हमारा बोरेक्स मन का परीक्षण। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो बोरेक्स मन का परीक्षण के अंदर बेसिकली क्या होता है? सबसे पहले बोरेक्स लेंगे Na2B4O7.10H2O। ठीक है, यह है बोरेक्स। इसको जैसे ही गर्म कर दिया जाता है तो इसके जो जल के अणु है वो टाटा बाय बाय हो जाएंगे, यानी बचेगा क्या? Na2B4O7। ठीक है, अब ये बचा है, इसको भी जब हम गर्म जल के साथ में क्या करते हैं दोस्तों? गर्म कर देते हैं तो ये पारदर्शी द्रव के अंदर कंप्लीट होकर के एक ठोस बन जाता है, और ये जो ठोस है ये बनता है ये बोरेक्स मन का। तो ये क्या कहलाएगा? बोरेक्स मन का। इस बोरेक्स मन का की जैसे ही संक्रमण तत्वों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो मेटाबोरेट बनता है, यानी 2Na BO2 प्लस B2O3। ठीक है, तो ये क्या है?
ये है हमारा सोडियम मेटा बोरेट, और ये क्या है आपको पता ही होगा, कल भी बताया था इसके बारे में, B2O3 यानी बोरिक एनहाइड्राइड। ठीक है, बोरिक एनहाइड्राइड, समझ में आ गई बात। अब अगर इस जगह ये क्या होता, अरे भाई बोरिक एसिड क्या कहलाता है, बोरिक एसिड किसे कहते हैं हम, अरे बोरिक एसिड होता है H3BO3, और अगर B2O3 है तो बोरिक एनहाइड्राइड हो जाएगा, जल इसमें से उड़ जाता है। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये जो आपके पास में फिर आपका मेटाबोरेट जो बनता है, इस मेटाबोरेट के आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा संक्रमण तत्व यूज हुआ था। ठीक है, चलिए अब बोरेक्स के कुछ उपयोग है, तो वो उपयोग जो है जस्ट मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, आपको याद होने चाहिए डायरेक्ट ही, या आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बोरेक्स के उपयोग है, पहला उपयोग है बोरेक्स मन का परीक्षण द्वारा धनायनों के परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। और पायरेक्स है, कांच है, इनेमल है, साबुन है, मोमबत्ती है, इस उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। धातु क्रम में गालक के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। चमड़ा उद्योग में खाल को साफ करने एवं चमड़े की रंगाई में काम आता है। और कागज एवं सिरेमिक की वस्तुओं को ग्लेज करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बोरेक्स के उपयोग आप खुद अपनी जो है नोट डाउन कर लेंगे। उपयोग समझ में आ गई बात, क्या क्या उपयोग बताए हैं वापस से सुन लीजिए। बोरेक्स मन का परीक्षण द्वारा धनायनों के परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। पायरेक्स कांच, इनेमल, साबुन और मोमबत्ती उद्योग जो होते हैं उसमें भी इसका उपयोग होता है। धातु क्रम में गालक के रूप में इसके प्रयोग किया जाता है। चमड़ा उद्योग में खाल की साफ करने और चमड़े की रंगाई में काम आता है। कागज एवं सिरेमिक की वस्तुओं को ग्लेज करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम एक बार जो आज पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आज कुछ चीज़ें नहीं जानी है। जैसे देखिए, बोरॉन की अभिक्रिया जब हम सार के साथ में करवाते हैं तो क्या होता है, तो जैसे ही आप सार के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या जाना हमने, कि धातुओं के साथ में जब इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो विद्युत भट्टी में जब उच्च ताप पर आप बोरॉन धातुओं को, बोरॉन की जो है धातुओं से अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको बोराइड मिलता है। ठीक है, जैसे एक्सेप्शन यहाँ लेकिन याद रखना है कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड CuAgAu ये तीनों जो है आपके किसके साथ में, धातु के साथ में, धातु जो है ये तीनों बोरॉन के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं, बाकी सब धातु अभिक्रिया करके हमें बोराइड देते हैं। ठीक है, अब ये जो बोराइड है ये कैसा होता है, तो जो भी धातु है उसका 3 टाइम्स ऑफ B2 आ जाएगा तो हम उसे कहेंगे बोराइड। इस बोराइड की अभिक्रिया जब हम अम्ल के साथ करवाते हैं तो हमें मिलता है बोरॉन हाइड्राइड। ठीक है, ये जो बोरॉन हाइड्राइड है ये एक प्रबल अपचायक होता है। समझ में आ गई बात। और जब बोरॉन हाइड्राइड, सॉरी ये जो हमारा बोराइड है Mg3B2, इसकी अभिक्रिया जब हमने करवाई किसके साथ, अम्ल के साथ HCl के साथ में, तो हमें मिल गया मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में B2H6। ये जो B2H6 है इसे हम कह रहे हैं बोरॉन हाइड्राइड। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा बोरेक्स के बारे में। जो बोरेक्स है दोस्तों, बोरेक्स को हम बेसिकली सुहागा भी कह सकते हैं और रासायनिक नाम इसके हैं सोडियम टेट्रा बोरेट, सोडियम बाईबोरेट, सोडियम पायरोबोरेट। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है रासायनिक, तो है Na2B4O5OH होल 4.8H2O और एक है Na2B4O7.10H2O। ठीक है, बोरेक्स बनाने की विधि की बात करें तो बोरेक्स बनाने के लिए आप सबसे पहले कॉल्मेनाइट लेंगे और कॉल्मेनाइट की जब अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाएंगे, अब ये कॉल्मेनाइट क्या है, तो Ca2B6O11, इसकी अभिक्रिया जैसे ही सोडियम कार्बोनेट के साथ हुई तो हमें मिलेगा बोरेक्स, यानी Na2B4O7 प्लस NaBO2 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए अब इसके गुण मैंने बताए, तो जैसे ही आप बोरेक्स की अभिक्रिया जल के साथ करवाते हैं
तो इसका जो जलीय विलयन है वो हमें क्षारीय प्राप्त होता है, क्योंकि NaOH बन जाता है। साथ ही साथ ये जो बोरेक्स है ये एक मन का परीक्षण भी देता है। मन का परीक्षण बेसिकली है क्या, तो जो आपका बोरेक्स का एक क्रिस्टल होता है जल समेत, यानी Na2B4O7.10H2O जो है उसे आप गर्म करेंगे। गर्म करने पर इसमें से जो जल है वो उड़ जाता है और बचता है Na2B4O7। ये फिर जो है कांच की परत के रूप में जम जाता है, पारदर्शी कांच की परत जैसी होती है उस टाइप का। फिर इसे ही हम कहते हैं क्या, मन का, इसे कहते हैं मन का। और ये जो मन का है इसकी अभिक्रिया फिर हम करवाते हैं संक्रमण तत्वों के साथ में, तो हमें पता चलता है कि विभिन्न तत्वों के लिए अलग अलग कलर आता है। जैसे सोडियम मेटाबोरेट बना है तो इसका एक अलग कलर होगा, मैग्नीशियम मेटाबोरेट होगा उसका अलग कलर होगा, और साथ में बन जाता है क्या, बोरिक एनहाइड्राइड जो कि है B2O3। ठीक है, फिर इसके उपयोग बताए मैंने आप लोगों को कि बोरेक्स मन का परीक्षण के द्वारा धनायनों के परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। पायरेक्स कांच, इनेमल कांच, ये साबुन है, मोमबत्ती है, इसके उद्योग में इसका उपयोग ले सकते हैं। धातु क्रम में गालक के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। चमड़ा उद्योग में खाल को साफ करने और चमड़े की रंगाई में काम में ले सकते हैं। कागज और सिरेमिक की वस्तुओं को जो है हम ग्लेज करने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके यौगिक के बारे में। तो नेक्स्ट कौन सा आ जाता है, बोरेक्स के बाद में दोस्तों आपके बोरिक अम्ल। तो आप टॉपिक डालिए बोरिक अम्ल, यानी H3BO3। ठीक है, बोरिक अम्ल के बारे में बात कर रहे हैं। अब बोरिक अम्ल जो है दोस्तों उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसके बनाने की विधि वगैरह के बारे में हम लिखेंगे। अब तो दोस्तों जो हमारा बोरिक है उसको बनाने के लिए सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि जैसे ही हम बोरेक्स को जो है दोस्तों, किसको, Na2B4O7, इसको गर्म सांद्र जलीय विलयन ले रहे हैं हम किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का, यानी H2SO4। ठीक है, इसके साथ में क्रिया करवाते हैं। फिर जैसे ही, अब मैंने जैसा कि बताया इसका जलीय विलयन है यानी H2O और आ जाएगा। फिर ये जो विलयन आया है ये हमने करा क्या था, गरम। गरम करने के बाद इसकी क्रिया हो गई है। अब इस विलयन को हम पूरा करेंगे ठंडा। जैसे ही ठंडा करते हैं तो हमें मिल जाते हैं किसके, बोरिक अम्ल के क्रिस्टल। ठीक है, यानी H3BO3 प्लस इसके साथ में सोडियम सल्फेट Na2SO4। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ठीक है, 5H2O। तो Na2B4O7 प्लस H2SO4 प्लस 5H2O गिव्स टू यू 4H3BO3 प्लस Na2SO4। समझ में आ गई बात। अब ये क्या है, तो भाई बोरेक्स का जो है गर्म सांद्र जलीय विलयन की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में क्रिया करने के पश्चात हमें क्या मिलता है, विलयन को हम ठंडा कर देंगे। ठंडा करने के बाद हमें बोरिक अम्ल के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। तो ये हमें ऐसे जो है क्या मिल जाता है दोस्तों, बोरिक अम्ल मिल जाता है। दूसरा इसका मेथड देखिए। अब थ्योरी जो है वो आप खुद लिख सकते हैं, मैं आपको क्या लिखवा रहा हूँ, सीधा सीधा जो है इक्वेशन। सेकंड है, आप जैसे ही देखो कॉलमेनाइट जिससे हम बोरेक्स बना रहे थे वही कॉलमेनाइट यानी कि Ca2B6O11, उसको जैसे ही उबालते हैं और जल के साथ में फिर इसके अंदर जो है सल्फर डाइऑक्साइड को डालते हैं और इसको जैसे ही डाला जाता है तो हमें बोरिक अम्ल भी मिल जाता है। यहाँ भी कैसे, तो देखिए भाई ये लिया कॉलमेनाइट। ठीक है, अब तो लिखवाने की जरूरत नहीं है। इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं किसके साथ में, सल्फर डाइऑक्साइड इसमें डाली जा रही है। पहले इसको जो है जल के साथ H2O के साथ में गर्म किया जाता है, फिर इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है और इसको प्रवाहित करने पर हमें मिल जाता है H3BO3 और उसके साथ में कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, सल्फाइड। समझ में आ गई बात। तो कॉलमेनाइट जो है वो आपका जैसे ही उबलते हुए जल के साथ में अभिक्रिया करके जैसे ही इसमें सल्फर डाइऑक्साइड को प्रवाहित करेंगे हमें बोरिक अम्ल मिल जाएगा। समझ में आ गई बात। अब जैसे ही फिर ये विलयन बना है इसको छानेंगे हम, तो छानने के बाद में हमें एक तो मिल जाएगा कैल्शियम सल्फाइड।
ठीक है, ये होगा सल्फाइट सफ़ेद कलर का और ये अलग हो जाएगा, और आपका जो बचा हुआ होगा वो बोरिक अम्ल अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा आपको कहाँ से ये प्राप्त होता है, तो तीसरा दोस्तों आपके जो टस्कनी के ज्वालामुखी है, आप लिखेंगे, ये थोड़ा सा ज्योग्राफी से रिलेटेड है तो इसको याद रखिएगा। टस्कनी के ज्वालामुखी से प्राप्त भाप में बोरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो टस्कनी के जो ज्वालामुखी है वहाँ से प्राप्त भाप जो है उसके अंदर कौन सा अम्ल होता है, बोरिक अम्ल होता है, और इसे सोफियोनी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे सोफियोनी कहते हैं। और दोस्तों इसके बारे में आप याद रखेंगे कि इस विलयन के अंदर जैसे ही हम सांद्रण करते हैं तो बोरिक अम्ल के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। समझ में आ गई बात। ठीक है, चलिए अब इसकी रिएक्शन भी लिख सकते हैं। ये रहा हमारा बोरोन, जैसे ही ये नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये हमें क्या दे देगा, बोरोन नाइट्राइड Bn। ठीक है, और जैसे ही इस Bn की अभिक्रिया हम 3H2O के साथ करवाएंगे तो हमें मिलेगा एक तो H3BO3 यानी बोरिक अम्ल, साथ में अमोनिया यानी NH3। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। इस चीज़ों को याद रखिएगा। साथ ही साथ बोरिक अम्ल जो है इसकी संरचना मैं आप लोगों को बता देता हूं, तो इस संरचना को भी आप याद रखिएगा, संरचना। ठीक, चलिए मैं इसकी संरचना बना रहा हूं। ये लीजिए, फिर ये O, फिर ये H, ये H, ये O, ये B, ये O, ये इससे मिल जाएगा, फिर ये इधर H, और ये इधर O, फिर ये इधर H। ये ऐसे ही इसका डायग्राम जो है चलता रहेगा। समझ में आ गई बात, तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे, ये ऐसे। ठीक है, फिर ये इधर B, ये ऐसे चलता रहता है। इससे ये ऐसे O, ठीक है, इस O से एक इधर H, एक इधर H, ये ऐसे पूरा डायग्राम जो है चलता रहता है आगे से आगे। जैसा ये एक मैंने गोला बनाया ऐसा यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, नीचे 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 बनता रहेगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के। चलिए अब बात करते हैं बोरिक अम्ल के गुणों के बारे में, तो आप लिखेंगे गुण। ठीक है, तो बोरिक अम्ल के जो गुण हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है कि जो बोरिक अम्ल के क्रिस्टल है वो सफ़ेद होते हैं और सुई जैसी आकृति के, एकदम मुलायम और चिकने कलर के होते हैं। चिकने होते हैं मतलब कलर क्या, चिकने होते हैं। ठीक है, और ये जल के अंदर विलय होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई पूरी तरह से अच्छे से विलय होते हैं, नहीं, अल्प विलय होते हैं। और गर्म करने पर इसको जो है हमें ये बोरिक अम्ल अलग अलग तापों पर अलग अलग अपघटित होकर के हमें अलग अलग प्रकार के यौगिक देता है। जैसे कि सबसे पहले हम ले रहे हैं बोरिक अम्ल H3BO3। ठीक है, इसे वैसे क्या कहा जाता है, ऑर्थो बोरिक भी कहा जाता है, ऑर्थो बोरिक अम्ल। ठीक है, इसकी अभिक्रिया जैसे ही 373 केल्विन के साथ होती है तो ये हमें दे देता है HbO2 यानी मेटा बोरिक अम्ल। ठीक है, और ये मेटाबोरिक अम्ल जैसे ही
433 केल्विन पर टेम्परेचर किया जाता है या गर्म किया जाता है तो ये देता है H2B4O6, जिसे हम कह रहे हैं क्या, टेट्रा बोरिक अम्ल। ठीक है, टेट्रा बोरिक अम्ल को जैसे ही हम इतना लाल करें कि ये एकदम से इतना गर्म कर दे कि ये रक्त जैसा एकदम लाल हो जाए, यानी रक्त तप्त हो जाए, तब ये देता है हमें B2O3। और B2O3 को क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से आप सभी लोग जानते होंगे, बोरिक एनहाइड्राइड। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो इसके गुण क्या है कि जैसे ही ऑर्थोबोरिक अम्ल को हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो मेटाबोरिक अम्ल मिलता है। मेटाबोरिक अम्ल को 433 केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये हमें टेट्राबोरिक अम्ल देता है। टेट्राबोरिक अम्ल को जैसे ही हम रक्त तप यानी एकदम लाल छट एकदम जो गर्म होता है ना, लाल पूरा लाल एकदम, तो हमें मिलता है बोरिक एनहाइड्राइड यानी B2O3। ठीक है, अब इसके कुछ उपयोग हैं। इसका उपयोग है जैसे कि आपके पूती रोधी के रूप में इसका जलीय विलयन जो है आँख सेकने के लिए आप काम में ले सकते हो, आँखों को धोने में इसका उपयोग किया जा सकता है। पाउडर वगैरह जो है इसका घाव जो अपने भर जाए तो वहाँ छिड़कने में इसका पाउडर उपयोग में लेते हैं। कांच के उद्योग में इसका काम ले सकते हैं। इनेमल है, पॉटरी है, यानी जो मिट्टी वगैरह के जो काम आते हैं, कपड़े जो बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं उसके ग्लेज बनाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। खाद्य वस्तुओं के संरक्षण में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपके बोरॉन के 2 इम्पॉर्टेंट यौगिक। अब लास्ट हमारा एक यौगिक रहा है बोरॉन हाइड्राइड, और बोरॉन हाइड्राइड कंप्लीट होते ही हम वर्ग नंबर 14 यानी काशी गए संत प्रभु, ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, काशी गए संत प्रभु के ऊपर। ठीक है, और इसके बाद में फिर हम आगे के जो वर्ग है उनको कंप्लीट करेंगे और इस प्रकार से हमारा पी ब्लॉक भी समाप्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा एंड लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।